नमस्कार। क्राइम फ्री भारत में आप सभी का स्वागत है। और मैं आप लोगों से आज के चिंतन पर बातचीत करूंगा। आज का चिंतन हमारा इस बात को लेकर है कि क्या हम अपने देश को सही मायने में अपराध मुक्त कर सकते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त कर सकते हैं। क्या 5 मौलिक अधिकार जिन्हें मैं बार बार कह रहा हूं, क्या ये मौलिक अधिकार भारत के आम नागरिक को मिल सकते हैं और ये कैसे जमीन पर फलीभूत होंगे? तो मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत आसानी से संभव होगा। आज हम एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहे हैं और वो संकट है कैंसर का संकट। क्या आप लोगों को इस बात का अनुमान है कि हम केवल 16 करोड़ लीटर दूध ही पैदा कर रहे हैं और प्रतिदिन 64 करोड़ लीटर से ज़्यादा दूध का हम कंजम्पशन कर रहे हैं। इस प्रकार लगभग 64 करोड़ लीटर दूध में से 50 करोड़ लीटर दूध यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थों से बन रहा है, जो कि कैंसर कारक है। फिर सवाल उठता है कि हमारे पास विकल्प क्या है? क्या हम दूध का सेवन बंद कर दें? क्या हम नकली दूध बनाने वाले को जेल भेजें? और हमारे पास क्या विकल्प है? और वो विकल्प हम कैसे जमीन पर फलीभूत कर सकते हैं? मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि ये सभी काम हमें करना होंगे। इसके लिए कोई बहुत बड़ी साइंस की जरूरत नहीं है। एक छोटे से ऐप के द्वारा जो गाय दूध पैदा कर रहा है उसे मैप करना है और जो दूध कंज्यूम कर रहा है उसे दूध केवल तभी मिलेगा जब वो ऐप के माध्यम से लेगा। यदि कोई ऐप के माध्यम से दूध नहीं लेता है तो उसकी यह गतिविधि गैर कानूनी होगी। इसके लिए उसे अरेस्ट किया जा सकेगा, इसके लिए उसे जेल भेजा जा सकेगा। लिहाजा आसानी से वो गड़बड़ी नहीं कर सकता है। लेकिन क्या इससे मिल्क पैदा हो जाएगा? क्या लोगों का लालच कम हो जाएगा? जो धन के लाभ में, धन के लालच में आपको घटिया नकली दूध जो है बनाकर बेच रहे हैं, क्या वह लालच नियंत्रित हो पाएगा? इसके लिए
हमें गायों की संख्या 10 गुना और अपना प्रोडक्शन 16 करोड़ से बढ़ाकर 160 करोड़ लीटर प्रतिदिन करना होगा, जिससे हमारे बच्चों को, सभी को भोजन के अधिकार के तहत जो उनकी दूध की पात्रता बनती है वो उन्हें मिल सके। क्या ये इतना कठिन है? क्या ये किया जा सकेगा? अभी श्याम बाबू गुप्ता जी को योगी सरकार ने गायों के संवर्धन के लिए, गायों के लिए जो आयोग बनाया गया है, उस आयोग का चेयरमैन बनाया है। मैं संजय गुप्ता जी को उसके लिए बधाई देना चाहूँगा और मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ कि जो मॉडल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि वो माननीय योगी जी से चर्चा करके उसे जमीन पर उतारने की कोशिश करेंगे तो एक वर्किंग मॉडल वो जमीन पर उतर जाएगा और फिर पूरे देश को उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्य भी उसे क्रियान्वित कर पाएंगे। मैं माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को आश्वस्त करता हूं कि उन्हें इसके लिए धन की जरूरत नहीं होगी। तो आप कहेंगे धन की कैसे जरूरत नहीं होगी, गायें कहाँ से आएंगी? आप कह रहे हैं कि गायों के लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर होगी। वो डेडिकेटेड कॉरिडोर के लिए धन कहाँ से आएगा? आप कह रहे हैं कि ये डेडिकेटेड कॉरिडोर का जो एक हिस्सा एक सर्कुलर स्पेस पर जाके जुड़ेगा और वहाँ पर ढेर सारी गौशालाएं होंगी जिनके सुंदर से शेड होंगे, जहाँ गायों को न केवल नहलाया धुलाया जाएगा बल्कि मशीनों के माध्यम से उनकी मसाजिंग की जाएगी, उन्हें सजाया जाएगा, संवारा जाएगा और वहाँ पूजा की व्यवस्था भी होगी। और जैसे आप हरिद्वार गंगा घाट पर माँ गंगा की आरती देखते हैं, उसी तरीके की आरती उन गौशालाओं में दिखाई देगी जहाँ पर गौ माता की आरती हो रही होगी। इसके लिए हमें गायों का संवर्धन करना होगा, गायों की ब्रीडिंग सेंटर्स बनाना होंगे, गायों की गौशालाएं बनाना होंगी, उनके लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाना होगी। कॉरिडोर में 4 तरीके के फलदार, औषधि वाले, सुगंध वाले और फल वाले पेड़ लगाए जाएंगे और उसके बगल से ही नदियों से, नहरों से जोड़ते हुए 10 फीट गहरी खाई या नहर बनाई जाएगी जो पानी को हार्नेस करने के लिए बनाई जाएगी। इसमें मिट्टी की पकी हुई टाइल्स लगेंगी और इन टाइल्स में छेद होंगे और पानी के लेवल को मेंटेन करते हुए इसमें एक्वा कल्चर किया जाएगा, जिसमें एक्वा प्लांट लगाए जाएंगे, एक्वा लाइफ्स को जो है संधारित किया जाएगा। और इसमें भारत सरकार का या उत्तर प्रदेश सरकार का यदि 1 पैसा खर्च ना हो तो आप मुझे बताइए
इसे करने में क्या कोई दिक्कत आएगी? मेरा ऐसा मानना है कि इसे करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यक्ष प्रश्न अपनी जगह पर खड़ा हुआ है कि धन कहां से आएगा। योगी जी और मोदी जी को जो आप बार बार कह रहे हैं कि हमें आपके धन की जरूरत नहीं होगी, तो फिर यक्ष प्रश्न उठता है कि किस आधार पर, कहां से, किस धन के आधार से आप इस व्यवस्था को जमीन पर उतार पाएंगे। मैं आदर सहित इस बात को कहना चाहता हूं कि यह व्यवस्था और यह कार्रवाई हम बड़ी आसानी से जमीन पर उतार पाएंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इसके लिए व्यवस्था कैसी होगी, इसे समझाने के पहले हमारे राजेश बिलैया जी जुड़ चुके हैं। मैं उनको सबसे पहले पैनल पे लेता हूं। सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये कोई आवाज आ रही है, मेरे ख्याल से माइक्रोफोन से आ रही होगी। हाँ, आपको मेरी आवाज ठीक मिल रही है? जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके। तो जिस यक्ष प्रश्न पर मैं बात कर रहा था कि कैसे हम गायों की संख्या 10 गुना करेंगे, कैसे गायों के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर होगी, और उस कॉरिडोर में ध्वनि यंत्र लगेंगे और बहुत अच्छी क्वालिटी के लगेंगे, आउटडोर क्वालिटी के लगेंगे, जिससे सुरीली बांसुरी और मंत्रों का लगातार उच्चारण होगा और एक रमणीय माहौल में हमारी गायें जो है वो भ्रमण करेंगी। उसमें जगह जगह पर चारे की व्यवस्था होगी और उस चारे में औषधि के पेड़ों से जीवनवर्धक पत्तियां भी जो है उसमें मिलाई जाएंगी। तो जो गाय का, देसी गाय का जो अल्फा 2 वैरायटी का दूध होता है वो अमृततुल्य होता है और औषधियों से वो औषधिमय भी हो जाएगा। गायों का संवर्धन 10 गुना करने के लिए विशेष तौर पर देसी गायों के ब्रीडिंग सेंटर्स होंगे और उन ब्रीडिंग सेंटर्स को चलाने के लिए ढेर सारी जो है ब्रीडिंग सेंटर्स होंगे पूरे देश भर में, पूरे सभी प्रदेशों में, और वहां से ऑटोमेटिकली किस गौशाला में गायों को जाना है वो वहां पहुंच जाएंगी। और किसानों को जिनकी जमीनें होंगी, जिनकी जमीन में गौशालाएं बनेंगी, उन्हें उसके लिए पैसा नहीं देना होगा। इस मॉडल के तहत किसी की जमीन अधिकृत नहीं होगी। आपके यदि खेत से ये गायों की कॉरिडोर, एक्वाकल्चर के लिए नहर और दोनों तरफ जो पेड़ों के लिए कॉरिडोर बनाई जा रही है, जिससे कि पानी की स्पीड बढ़ाते हुए हम पानी का संवर्धन कर सकें, इसमें भारत सरकार का एक पैसा खर्च नहीं होगा और बड़े स्तर पर जो है ना रोजगार का सृजन होगा। तो आप कहेंगे कि साहब ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, बिना पैसे के ये कैसे संभव है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बिना पैसे के ये संभव नहीं होगा, लेकिन भारत सरकार के पैसे से, खजाने से पैसा नहीं लगेगा। ये सब काम जो हो रहे हैं ये राष्ट्रीय संपदा कहलाएंगे। और एक
कमीशन होगा, जिसका ये काम होगा कि वो इस राष्ट्रीय संपदा का आकलन करे और राष्ट्रीय संपदा के आकलन के अनुरूप एक डिजिटल करेंसी ऑटो जनरेट होगी, जिसमें उस राष्ट्रीय संपदा का आइडेंटिटी रहेगी और वो ऑटो जनरेट होगी। उस भारत विकास निधि के माध्यम से सबको भुगतान किया जाएगा। लिहाजा इस राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए धन की आवश्यकता नहीं होगी। राजेश जी, इस बात की बारीकी को आप ग्रेस्प कर पा रहे हैं क्या? मैं एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा कर रहा हूं जिसमें धन की आवश्यकता नहीं हो रही है। तो क्या आप मुझे बताइए, क्या आप उसे ग्रेस्प कर पा रहे हैं? जी, आप पहले भी कई बार इस परियोजना को, प्रोजेक्ट को समझा चुके हैं बहुत बेहतर तरीके से, तो हम सहमत हैं। जो आपने राष्ट्रीय निधि की बात की है वो संभव है। तो अब इस बात को आगे निकालते हैं कि हमें इस काम को करने के लिए, राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करने के लिए, और ऐसी ढेर सारी राष्ट्रीय संपदाएं निर्मित होंगी। अकेला गौशाला नहीं होगी, अकेली नहर नहीं बनेगी, अकेले पेड़ों के पेड़ नहीं लगेंगे, मतलब विभिन्न तरीके के पेड़ नहीं लगेंगे, बल्कि उसमें शहद वहद बहुत सारी चीजें होंगी। इसके अलावा आपके शिक्षण संस्थान बनेंगे जहां पर लोगों को ट्रेन किया जाएगा, और वो ट्रेनिंग के पहले ढेर सारी ऐसी कंपनियां बनेंगी और वो भी इसी राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में बनेंगी, जो आपसे चर्चा करके ये आइडेंटिफाई करेंगी कि अभी आपका स्तर क्या है, आपका हुनर क्या है, आपकी शिक्षा क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है। आपको रिफाइन करके, आपको ट्रेंड करके, आपको प्रशिक्षित करके, आपको टूल्स देके, इक्विपमेंट देकर और आपको उस पर अभ्यास दिलाते हुए, सिद्धता देते हुए, कैसे जो है आपको एक बड़ी टीम का हिस्सा बनाया जाएगा, और ऐसी ढेर सारी टीमें प्रायोरिटी के अनुसार राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दी जाएंगी। तो अभी अपन थोड़ी देर के लिए गौशालाओं को पीछे ले जाते हैं। गौशालाओं में गायों की सेवा करने वाले कौन होंगे? ब्रीडिंग सेंटर में ब्रीडिंग करने वाले कौन होंगे? उसके लिए मशीनें कहां से आएंगी? उसके लिए जो स्पेशल स्पर्म के माध्यम से देसी गायों का प्रजनन किया जाएगा, वो टेक्नोलॉजी कहां से आएगी? जो औषधि के पेड़ हैं वो उसी जगह पे लगाए जाएंगे जहां की जलवायु के लिए वो सबसे अच्छे होंगे। तो ये सब रिसर्च, ये सब वर्क, ये सब ट्रेनिंग, और इसको करने के लिए लोग कहां से आएंगे? तो ये बड़े बड़े जो ट्रेनिंग संस्थान हैं वो भी इसी राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के माध्यम से बनाए जाएंगे। अब आप कहेंगे कि यहां पर आदमी कैसे पहुंचेगा? तो यहां पे जो आदमी पहुंच रहा है वो पहुंच रहा है एक बड़ी चीज से। वो है, आपको हम जो कर्ज विहीन व्यवस्था दे रहे हैं वहां से आदमी पहुंचेगा। तो जब भी आपको धन की आवश्यकता होगी, आपको किसी साहूकार के पास पैसे लेने नहीं जाना होगा, आपको किसी बैंक के पास पैसे लेने नहीं जाना होगा। आपको अपने ही डेबिट अकाउंट से पैसा मिल जाएगा, और जब आप कमाएंगे तो आपके अर्निंग अकाउंट से अपने आप पट जाएगा। आप कहेंगे कि साहब चलो पटना अटना तो समझ में आ गया, इससे आदमी कहां से आएंगे और उनको आप प्रोफेशनल कैसे बनाएंगे, ये तो बात स्पष्ट नहीं हो रही है। क्यों राजेश जी, ये बात है कि नहीं है?
टेंशन नहीं रखनी, पैसा कहाँ से आएगा, वो आप पहले अच्छे से समझा चुके हैं। नहीं, अभी मैं एकदम बिल्कुल उसको ऐसे इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपको समझाएंगे। आपका माइक्रोफोन, हम आपको बहुत ही ऐसे फॉर्मेट में समझाएंगे कि एकदम आपके दिमाग में घुस जाएगा। तो अभी हमने आपको अपने डेबिट अकाउंट से पैसा मिल रहा है, आप कमा रहे नहीं हैं, इसलिए आपके अर्निंग अकाउंट से पट नहीं रहा है। ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे कमीशन के पास पहुंचेगी, सिस्टम के पास पहुंचेगी, और वो सिस्टम आपको फोन करेगा कि राजेश जी, आपने अब तक 5 करोड़ का जो है ना डेबिट अकाउंट से पैसा ले लिया है, लगता है आप किसी कष्ट में हैं, हम जो है आपको समृद्ध बनाना चाहते हैं, आप हमें कब समय देंगे। इसमें उन्हीं कंपनियों के लोग आपके पास पहुंचेंगे जिन्हें इस काम के लिए ट्रेंड किया जाएगा। वो आपसे आपकी शिक्षा, हुनर, आपके डिस्पोजिशन के हिसाब से और आपको कहां डेवलप किया जा सकता है, इस आधार पर वो आपसे चर्चा करके आपको आइडेंटिफाई करेगा और आपको उस तरीके के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में भेजा जाएगा जहां पर उसी तरीके के टूल्स, इक्विपमेंट्स बनाए जाएंगे और आप जैसे बहुत सारे लोग उसमें रहेंगे। लिहाजा उन सबको जोड़ के उनकी काबिलियत के हिसाब से उसे टीम बना दिया जाएगा और वो टीम जो है अलग अलग तरीके के लिए रहेगी। जैसे गायों की ब्रीडिंग सेंटर के लिए अलग टीम रहेगी, अलग अलग के पेड़ों के लिए अलग अलग तरीके की टीम रहेगी, जो पानी को जमीन पे ले जाने के लिए हम नहर बना रहे हैं या 10 फीट गहरी खाई बना रहे हैं, उसके लिए अलग टीम होगी, उसके जो उस पर टाइल्स लगा रहे हैं उसके लिए अलग टीम होगी, जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है इन सब इक्विपमेंट एंड टूल्स के लिए, उसके लिए एक अलग टीम होगी, और कुछ जो है प्रोफेशनल्स इंडस्ट्री में भेज दिए जाएंगे, कुछ प्रोफेशनल्स जो इस बात के लिए तैयार किए गए हैं वो ब्रीडिंग सेंटर में भेज दिए जाएंगे, कुछ प्रोफेशनल्स जो कि औषधि, फल वाले और इन सब पेड़ों के लिए तैयार किए गए हैं वो उसके ब्रीडिंग सेंटर पर, नर्सरी पे भेज दिए जाएंगे, क्योंकि ये पेड़ सीधे जो है वो खेतों में नहीं लगेंगे। पहले उन्हें एक बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में विकसित किया जाएगा और उनको बड़ा करके फिर सीधे पेड़ लगाने के लिए टीम पहुंचेंगी और वो भी प्रोफेशनल टीम पहुंचेंगी। इसमें जो जमीन है उस जमीन का अधिग्रहण नहीं हो रहा है, जो जमीन का मालिक है वो उसका मालिक बना रहेगा और प्रोपोर्शनेट जो बेनिफिट हैं वो उसको मिलते रहेंगे। तो जो हम किसानों की आमदनी 5 गुना वाली बात कर रहे हैं, उसकी जो एडेड जो है वो इनकम है वो इन सब चीजों से आने वाली है। एक्वाकल्चर से आएगी, ब्रीडिंग सेंटर से आएगी, जो है वो आपके गायों के दूध से आएगी, उनके गोबर से आएगी, मूत्र से आएगी, और इससे हम एक और बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। हम अपनी मिट्टी को पुनर्जीवित कर पाएंगे, हम अपनी फिर से जो है ऑर्गेनिक जो है एग्रीकल्चर पे पहुंच पाएंगे, और जो सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है, हम कैंसर मुक्त भारत बना पाएंगे। मैं थोड़ा सा इसको इंटरवीन करते हुए हल्का सा विषय से थोड़ा सा डाइग्रेस होते हैं और आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप कैंसर को एक बीमारी मानते हैं? क्या कैंसर क्या बीमारी है? राजेश जी, क्या आप कैंसर को बीमारी मानते हैं? नहीं, बीमारी तो खैर नहीं है, लेकिन कहते बीमारी ही है। मैं इस विषय पर थोड़ा सा 2 मिनट का आपको 2 मिनट का एक विशेषण देता हूं, क्योंकि आपकी जो सेल है उसमें आपके जाने कितने पुरखों की जेनेटिक मेमोरी है और वो कभी कंफ्यूज नहीं होती है।
और वो जो है वही सेल आपके अत्याचार के कारण, पेस्टिसाइड के कारण, प्रिजर्वेटिव के कारण, दवाइयों के कारण, कॉस्मेटिक्स के कारण, संडास में जो हम केमिकल यूज कर रहे हैं उसके कारण, इंडस्ट्रीज से जो केमिकल वेस्ट निकल रहा है उसके कारण वो इतना प्रताड़ित हो चुकी है हमारी सेल कि हमारी सेल हमसे कह रही है कि अब तुमने बहुत कर लिया है, अब मेरी बारी है। तो वो बेनाइन सेल से मलाइन सेल हो जाती है और अनकंट्रोल ग्रोथ करती है। इसको हम कहते हैं कैंसर। तो कैंसर का कारण क्या हुआ? जो हम अपनी सेल पर लगातार केमिकल अत्याचार कर रहे हैं, कैंसर कारक जो है पदार्थों का सेवन करने के लिए अपने इस शरीर को विवश कर रहे हैं, चाहे वो आपका कॉन्शियस डिसीजन ना हो, क्योंकि जहर आपके वायु में मिल गया, जहर आपके पानी में मिल गया, जहर आपके भोजन में मिल गया, लेकिन अल्टीमेटली वो प्रताड़ना तो सेल स्तर पर जा रही है। तो वो सेल कह रही है कि तुमने बहुत कर लिया मेरी प्रताड़ना, अब मेरा समय है, मैं बिनाइन से मेलाइन होकर ओवर ग्रोथ करूंगी, और इसी को आप कैंसर कहते हैं। इसका हम एक मेरे से कबीर का दोहा है, उसमें इसकी एक परिणति में देखता हूं। आपने जरूर सुना होगा कि माटी कहे कुमार से तू क्या रो दे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोय। मतलब मिट्टी कह रही है कि तुम हमारा जो है ना रोज हमको रौनते हो और उसको मिट्टी और उसको पात्रों में कन्वर्ट करते हो, एक दिन ऐसा आएगा कि तू जो है ना मुझ में मिलेगा, मैं तुझ में तो मैं तुम हम में समाहित हो जाओगे, मैं रो दूंगी तोय। तो यही बात ये सेल कह रही है कि आपने बहुत प्रताड़ित कर दिया है, अब हम बेनाइन से मेलाइन होकर, कैंसरस होकर, ओवर ग्रोथ कर आपको जो है ना नष्ट कर देंगे। जैसे ही हम कैंसर कारक केमिकल्स को विलुप्त कर देंगे, क्या इस तर्क से आप सहमत हैं कि भारत और विश्व कैंसर मुक्त हो सकता है? मैं चाहूंगा कि आप अपने माइक्रोफोन को ऑन करके इस बारे में अपने विचार दें। कैंसर को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, जैसा कि क्राइम फ्री भारत मिशन का विजन है। उसके तहत अगर रूपरेखा को कार्य रूप में परिणत करने का अवसर मिले तो कैंसर को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। हम सहमत हैं आपकी बात। और चलिए अब मूल विषय पर वापस जाते हैं कि रोजगार का सृजन करते हुए, राष्ट्रीय संपदा का सृजन करते हुए, और जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण हो रहा है उतनी भारत विकास निधि एक डिजिटल करेंसी ऑटो जनरेट होते हुए उसी से सभी भुगतान किए जाएंगे। तो आप बताओ, इस महापरिवर्तित जो व्यवस्था हम कह रहे हैं, इसके लिए क्या धन की आवश्यकता होगी? क्या इसके लिए जो मैन पावर है जो कि भुगतान नहीं कर पा रही है, जिसके पास हमारा जो है क्राइम फ्री भारत का या सिस्टम पहुंच रहा है, या ये जो है कंपनियां पहुंच रही हैं जो उसे आइडेंटिफाई कर रही हैं कि ये किस चीज के प्रोफेशनल्स बनेंगे, जो उन्हें उस तरीके की ट्रेनिंग दे रही हैं, उस तरीके के टूल्स दे रही हैं, उस तरीके के इक्विपमेंट दे रही हैं, और उसको टीम बनाकर, जैसा मैंने समझाया है कि विभिन्न तरीके के राष्ट्रीय संपदा निर्माण के कार्यक्रमों में वो पहुंच जाएंगी और इसकी कोई सीमा नहीं होगी। कल जो है इंडस्ट्रीज के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यही मॉडल भारत सरकार पर बिना एक पैसे के खर्च किए हुए उन चीजों पर पहले फोकस करेगा जहां हमारा फॉरेन एक्सचेंज ड्रेन हो रहा है। आपको मैं किस हद तक इस बात को समझा पाया हूं कि गौशालाएं
बहुत स्मार्ट गौशालाएं बनेंगी, जिसमें गायों को नहाने के लिए, गायों की मसाजिंग करने के लिए बड़ी स्पेशलाइज्ड मशीनें होंगी, टीमें होंगी जो गायों को सजाएंगी और फिर उनकी पूजा की जाएगी। और इन गायों को एक गौशाला में बंधे रहने के लिए विवश नहीं होना होगा, वो सब डेडिकेटेड कॉरिडोर से कनेक्टेड होंगी, जिसमें ध्वनि यंत्र लगे होंगे, जिसमें मंत्र से लेके बांसुरी वादन चलेगा, और साथ में जगह जगह पर गायों के भोजन के लिए, खाने के लिए चारे, वो भी हरा चारा, वो भी औषधि वाली पत्तियां भी उसमें मिक्स की हुई वहाँ मिलेंगी। इस प्रकार भारत का जो दूध का उत्पादन है, जो अभी 16 करोड़ प्रतिदिन है, वो 160 करोड़ लीटर करने का लक्ष्य होगा, जिससे भारत के हर नागरिक को उसकी पात्रता के अनुसार सर्टेनिटी के साथ वो मिल्क मिल सके, दही मिल सके, घी मिल सके और औषधि, जीवनवर्धक औषधियां मिल सकें। तो इस मॉडल में भारत सरकार के धन की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जो मॉडल्स को जमीन पर क्रिएट करना है, उनके लिए जो संस्थागत व्यवस्था जमीन पर लाना है, उसके लिए जो नियम कानून लाना है, उतनी ही केवल भारत सरकार की जरूरत होगी। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? जी, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और ये जो गौ माता के संरक्षण, संवर्धन की बात की जा रही है, ये वर्तमान में तो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। वर्तमान में अपने देश का, भारत का ऐसा कोई भी गांव, शहर, कस्बा नहीं है जहां पर कि सड़क पर बहुत बड़ी संख्या में गौवंश बैठा रहता है और रोज ही दुर्घटनाओं का शिकार होता है। कुछ दिन पहले गया था, सागर गया था, तो जबलपुर से सागर के बीच में 5-6 जगह दुर्घटनाग्रस्त पशु पड़े थे। गाय, बैल, बछड़े वगैरह मृत हो गए थे, बदबू मार रहे थे। जाने कौन लोकल ग्राम पंचायत या नगर पंचायत या नगर पालिका, इनकी जिम्मेदारी होती होगी, लेकिन बहुत बदबू आ रही थी, जैसे 2-1 दिन से पड़े हुए हो, कई दिन से पड़े हुए हो। तो ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। और जो दूध में मिलावट की समस्या है, वो भी खत्म हो जाएगी और बहुत अच्छा रहेगा। जैसा आपने बताया कि गायों को सजाया जाएगा, नहलाया जाएगा, उनकी पूजा की जाएगी, उन्हें एक जगह पर पूरे होने को नहीं रहना पड़ेगा। तो रूपरेखा है, ये बहुत अच्छी है। और आपने ये भी बहुत अच्छा कहा कि इसके लिए भारत सरकार पर कोई भार नहीं आएगा, केवल जो थोड़ा सा नियम, कायदा, कानून बनाने का है उतना बस कर दें, बाकी व्यवस्था स्वतः बन जाएगी, ऐसा प्रावधान है। अब सवाल उठता है कि क्या हमारे राजनेता जिस मोह का हम बात कर रहे हैं, जिसमें 21 महालक्ष्यों के साथ, जिसमें आपको खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था भी मिलेगी, जनसंख्या का नियंत्रण भी होगा, जिसमें कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनकर भारत जो है विश्व गुरु स्थापित होगा। भारत विश्व गुरु तो बनने वाला है, लेकिन वो नारों से नहीं बनेगा, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बिना पे बनेगा। और उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो आधारशिला है वो आपके वेद हैं। अभी मैं एक आरएसएस के महावीर प्रसाद जी हैं, उन्होंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो बना के डाला था, और वो वीडियो था कि ये गलत है कि हवाई जहाज जो है वो राइट ब्रदर ने बनाया है। हवाई जहाज का अभी वर्तमान समय में जो निर्माण है वो मुंबई में एक महाराष्ट्रियन जेंटलमैन है, महदेल ऐसा कुछ नाम था उनका, उन्होंने 1893 में बनाया था और उसे मुंबई में उड़ाकर
हजारों लोगों के सामने उड़ाया था। 1893 अभी की बात हो रही है। उस मॉडल को अंग्रेज उससे लेके गए इस कह के कि हम इसको विश्व में ले जाएंगे, और उसको वैसा नहीं किया। उस वीडियो में मुझे एक बहुत बड़ी बात मालूम पड़ी कि ऐसा कोई विमान शास्त्र ऋषि ने लिखा हुआ, ऋषि का नाम भी था उसमें, वो ऋषि ने एक विमान शास्त्र लिखा हुआ है, और उस विमान शास्त्र में 36 तरीके के विमान बनाने की विधि दी गई है। शास्त्र लिखा हुआ है, ऋषि ने लिखा हुआ है, और एक दो तरीके के नहीं, 36 तरीके के विमान कैसे बन सकते हैं, ये उस विमान शास्त्र में समझाया गया है। लिहाजा अब जो मैकाले की शिक्षा पद्धति नहीं चलेगी, विभिन्न संस्थान हैं वो जो टेक्निकल एजुकेशन भी देंगे, रिसर्च भी देंगे, उसका सोर्स कहीं ना कहीं वेद से कनेक्ट किया जाएगा। और ऐसे ढेर सारे शास्त्र ऋषियों ने लिखे हुए हैं जिनके माध्यम से उस टेक्नोलॉजी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से हम जमीन पर उतारेंगे, और उसमें भी हम प्रायोरिटी उन चीजों पे देंगे जहां हमारा फॉरेन एक्सचेंज ड्रेन हो रहा है, उसको हम जो है बड़ी आसानी से रिसर्च एंड डेवलपमेंट को वहां फोकस करेंगे। तो चाहे वो सोलर पैनल हो, चाहे वो बैटरी हो, चाहे थर्मल पावर हो, चाहे सोलर पावर हो, ग्रीन एनर्जी हो, उसे बनाएंगे भी और उसे विदेशों में बेचेंगे भी। हमें उसके लिए पेट्रोलियम की जरूरत नहीं होगी, और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसको हम कंजर्व करेंगे। और वैसे भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से और कोल से जो एनर्जी बनती है, दैट इज नॉट द ग्रीन एनर्जी, वो पॉल्यूशन क्रिएट करती है। लिहाजा इस मॉडल के तहत रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और वो भी वैदिक ज्ञान से कनेक्ट करते हुए, और देश विदेश में बैठी हुई सभी जो है ना अच्छे लोगों को, हमारे पास इतनी राष्ट्रीय संपदा होगी कि किसी को भी करोड़ों रुपए का वेतन देना भारत के लिए बहुत ही आसान होगा। और ये लोग इन चांदी के और सोने के टुकड़ों के लिए भारत को जो है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहेंगे, जो आज अंग्रेजों और जो आज अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है, आने वाले समय में भारत लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा। अब थोड़ी देर के लिए विवेचन करते हैं कि ये भारत जमीन पर उतारना बहुत आसान है, इसके लिए भारत सरकार के पैसे नहीं लग रहे हैं। क्राइम फ्री भारत के 2 मॉडल के तहत भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा पहुंच जा रहा है। हम अपने देशवासियों को, वैसे तो हम पहले दिन से ही उन्हें टैक्स मुक्त कर सकते हैं, लेकिन 5वें साल तक हमने उनको टैक्स मुक्त करने का जो है ना आश्वासन दिया है, जिसमें कहा है कि पहले साल हम टैक्सेस को 50% कर देंगे, दूसरे साल 25% कर देंगे, और तीसरे साल जो है 15%, और चौथे साल 5%, और 5वें साल वो 0 हो जाएगा। और इसी तरीके से 2 अकाउंट के जरिए हम उसको कर्ज मुक्त कर देंगे। तो आज के हमारे नेता जो हमें अच्छे राजनेता नहीं दे पाए हैं, मैं उनसे कुछ मांग भी नहीं रहा हूं। मैं तो सिंपली ये कह रहा हूं कि भाई साहब 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 मौलिक अधिकार के लिए आप केवल टास्क फोर्स बना दीजिए, और मैथिली शरण गुप्त को नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत फॉर 21 ऑब्जेक्टिव्स एंड 5 फंडामेंटल राइट्स बना दीजिए। ये मैथिली शरण की जिम्मेवारी होगी कि जो बड़े बड़े लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है तमाम विधाओं में, उनको छांट कर इस टास्क फोर्स में लेके आए, और पहले से जो बने हुए मॉडल हैं इनके ज्ञान से उसे रिफाइन करते हुए जमीन पे उतार दिया जाए। इसकी जो है वीकली रिपोर्ट भी माननीय नरेंद्र मोदी जी को सबमिट करेंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी अपनी मन की बात में उसको भी कहते रहें और उसका राजनीतिक लाभ भी लेते रहें, और फाइनली इन्हीं से अनुमोदित करा के उसे जमीन पे उतार देंगे। तो राजेश जी, मैं आपका इनपुट चाहूंगा, यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी प्रार्थना मान लेते हैं और हम लोग जो अपने मॉडल के तहत
लोगों की जो जोड़ने की बात कर रहे हैं उसके तहत हम 100 करोड़ हो जाएंगे, जो मैं कई बार समझाता रहता हूं। तो जब ये 100 करोड़ लोग प्रार्थना करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए और उस प्रार्थना को आदेश मानने के लिए यदि विवश होते हैं तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा और वो देश 240 सीट से बढ़कर 500 को पार कर जाएंगे। आप किस हद तक इस आकलन से सहमत हैं? मैं तो भी आपके बात से सहमत हूँ, लेकिन हम गायत्री भारत मिशन के माध्यम से ये प्रार्थना लगभग पिछले 6-8 महीने से कर रहे हैं और ये जाना चाहिए कि ये बात माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंच भी गई होगी, एक बार नहीं अनेक बार पहुंच गई होगी। हो सकता है विचारा भी रखे उनको, जब तक उनको मान लेना चाहिए था और जैसा कि कहा गया है कि आप बना दें, बहुत सुंदर। हम आप संभाल तो उनको मान ही लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं माना। बड़े आश्चर्य की बात है। अब अपन इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या ये मॉडल, यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात नहीं मानते हैं और हम जो है जोड़ने की इस प्रक्रिया के माध्यम से 100 करोड़ हो जाते हैं और हमारे ऐसे भागीरथी प्रयास करने वाले लोग जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, ऐसे 543 लोगों को हम चंद्रगुप्त कहेंगे और उनके घर पर जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट पहुंचा दिया जाएगा। और इस काम के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी का ऑलरेडी गठन किया है जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। श्रेष्ठ का S, आत्मनिर्भर का A, भारत का B, सबकी पार्टी, श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। ये सबकी पार्टी और कोई काम करने वाली नहीं है, ना उसे कोई आम सभा करना है, ना कोई राजनीतिक गतिविधि करना है। उसका काम केवल ऐसे भागीरथी प्रयास करके लोगों को जोड़ने वाले लोगों को चंद्रगुप्त कहते हुए उनके घर जाके उन्हें टिकट पहुंचाएंगे और हम 100 करोड़ लोग अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए, 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 फंडामेंटल राइट के लिए, वैदिक ज्ञान के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से विश्वगुरु बनने के लिए, यदि ये 100 करोड़ लोग इन भागीरथी प्रयास करने वाले चंद्रगुप्तों को प्रतिदिन थाली बजाकर दीपक जलाकर संकल्प लेंगे और ईवीएम मशीन में जाकर बटन दबाएंगे, तब आप मुझे बताइए कि क्या सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता, एक भी राजनेता नहीं जीतेगा? क्या यह एक हकीकत नहीं होगी? मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। जी, ऐसा होने पे तो देश की पार्टियों के सभी राजनेता परास्त हो जाएंगे, यानी कि चुनाव हार जाएंगे और फिर क्राइम फ्री भारत में ही चंद्रगुप्त सत्ता पर काबिज होके, और जैसा कहा गया है 21 लक्षों को जमीन पर उतारने में सक्षम समझ रहे हैं। इसमें तो कोई बात नहीं है। सीधी सच्ची सी बात है कि केवल क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ना है। वो ये कोई निजी लाभ के लिए जन जन के हित में है, वर्तमान पीढ़ी के हित में है, आने वाली पीढ़ियों के हित में है। तो ये कोई राजनीतिक ऐसी जैसी कि चलती रही है राजनीति, अपना बंदा बोलते रहे हैं, वो वाला काम नहीं है। तो अगर ऐसा हो जाए तो जुड़े तो भारत की सफलता 100% है। जब ये नहीं सुन रहे हैं, 4 महीने से आप इतना बोल रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री स्वीकार लें और 21 कर दें,
तो 5 जो मौलिक अधिकारों की बात कही गई है उसके लिए टास्क फोर्स गठित कर दें। बाकी सब जमीन मारने का जिम्मा आप ले रहे हैं, तो अब तक तो उनको मान जाना चाहिए, लेकिन जाने क्या सोच है क्या है, अब इतना तो खैर नहीं हम बोल सकते। मैं आपका ध्यान एक और एक्सप्रेशन की तरफ आकर्षित करूंगा, क्योंकि कहते हैं कि दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। अरविंद केजरीवाल से लेके ढेर सारे ऐसे राजनीतिक बिजूके पैदा हुए हैं जिन्होंने आम आदमी की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। तब एक एक्सप्रेशन उठता है कि ये हमारे भागीरथी प्रयास करने वाले, जिनको हम चंद्रगुप्त कह रहे हैं, ये अन्य राजनेताओं जैसे बदमाश नहीं निकलेंगे। ये 21 महालक्ष्यों और 5 मौलिक अधिकारों को जमीन पे उतरने के लिए कृत संकल्प बने रहेंगे। इस बात की क्या गारंटी है? क्या ये आप समझना चाहेंगे? वैसे तो पहले भी समझ चुके हैं आपसे, लेकिन क्योंकि ये सेशन इसीलिए है तो आप फिर से उसको समझा दें। अच्छा, तो इसमें हमने बहुत सारे फिल्टर्स लगाए हैं, और आप ध्यान से देखिए, पार्लियामेंट में कई बार स्पीकर महोदय कहते हैं कि नियम क्रमांक फलाने के तहत हम चर्चा कर रहे हैं। इस पुस्तिका का नाम होता है बिजनेस रूल्स। तो हम बिजनेस रूल्स में सबसे पहले अमेंडमेंट किया जाएगा कि कोई भी नियम कानून पार्लियामेंट में, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और या हमारे भागीरथी प्रयास करने वाले चंद्रगुप्त, ये सीधे कोई भी कानून पार्लियामेंट में ले ही नहीं जा सकेंगे। उन्हें 3 तरीके की जो प्रक्रिया है, 3 तरीके के जो फिल्टर्स हैं, जो एक मथना कहते हैं, जो एक चर्निंग कहते हैं, उस एक चर्निंग के माध्यम से गुजरना होगा, और वो 3 चरण की चर्निंग होगी, और वो लाइव टेलीकास्ट होगी। उसे पूरे देश की जनता सुनेगी और वो प्रश्न भी पूछ पाएगी। जैसे आप जो है कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है, उस लिंक के माध्यम से आप जुड़े हैं। इसी तरीके से जब ये चर्चा चल रही होगी तो कोई भी व्यक्ति पैनल पे आ सकेगा, अपनी बात रख सकेगा। तो ये नियम कानून में एक 75 दिन की चर्निंग रहेगी, और उसके 3 चरण होंगे। पहला चरण होगा कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स 15 दिन तक विभिन्न रीजन्स में लाइव डिस्कोर्स करेंगे, पब्लिक के प्रश्नों को भी सुनेंगे, उनका जवाब भी देंगे, और फिर इन एक्सपर्ट्स के माध्यम से जो सुझाव आएंगे उससे पहली डिग्री का रिफाइनमेंट जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और मॉडल है उसमें किया जाएगा, नंबर 1। फिर जो है 45 दिन तक, चूंकि वो एक्सपर्ट्स की बातें सुन चुके हैं, तो आम जनता को सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत ज्ञान उस समय तक हो चुका होगा, और आम जनता के दिल में कुछ शंकाएं होंगी, कुछ कुशंकाएं होंगी, और कुछ सलाहें होंगी। तो शंकाएं और कुशंकाओं को एड्रेस किया जाएगा, और सलाह को आत्मसात करते हुए ये पूरे 45 दिन तक चर्निंग रहेगी, और हर दिन लाइव रहेगी, और सुबह से लेकर शाम तक ढेर सारे सेशंस रहेंगे, जिससे कि जब लोगों को समय हो वो अपने अपने सेशन में जुड़ के अपनी सहभागिता और सुझाव दे पाएंगे। और इस 45 दिन की चर्निंग के बाद जो है, जो सुझाव आएंगे, जो उनको आत्मसात करते हुए दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर तीसरे रिफाइनमेंट में जो हमारे चंद्रगुप्त हैं, पार्लियामेंट के बाहर इनके साथ भी लाइव डिस्कोर्स होगा, और उनकी भी शंकाएं कुशंकाएं सुझावों को आत्मसात करते हुए तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट करते हुए पका हुआ मॉडल, पकी हुई टेक्नोलॉजी फिर पार्लियामेंट में पहुंचेगी। और चूंकि पार्टियां होंगी नहीं तो पार्टी भिप भी नहीं होगी, तो हर चीज पर सेक्शन वाइज लंबी चर्चा और डिस्कोर्स के बाद फाइनली उसमें जो और रिफाइनमेंट करना है उसको करके उसे कानून का शेप दे दिया जाएगा।
तो क्या हमारे चंद्रगुप्त आज के दुष्ट राजनेताओं जैसे कृत्य कर पाएंगे? क्या वो मठाधीश हो पाएंगे? आप किस हद तक सहमत हैं कि ये मॉडल पूरी तरह से फुल प्रूफ है, इसमें कोई खर्च नहीं आ रहा है, भारत सरकार का भी कुछ खर्च नहीं हो रहा है, हम राष्ट्रीय संपदा का निर्माण 140 करोड़ लोगों की एनर्जी को लगाते हुए उन्हें 5 मौलिक अधिकार देते हुए, रोजगार का मौलिक अधिकार, हेल्थ का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार और समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार देते हुए उन्हें हम टैक्स मुक्त भी कर पाएंगे, कर्ज मुक्त भी कर पाएंगे और देश को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर पाएंगे। फिर हमें यूनाइटेड नेशंस में वीटो पावर की भीख नहीं मांगना होगी। भारत के पास अपने आप जो है वीटो पावर खुद चल के आ जाएगा। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? भारत मिशन का प्रोजेक्ट विजन है, हाँ किसको आशंकाएं हैं तो आप एक बार नहीं अनेक बार उसको से समझा चुके हैं। आशंकाएं कुशंकाएं उठने का सवाल ही नहीं है, पूरी तरह से विश्वसनीय है कि 100% सफल होगा। लेकिन सफल तभी होगा जब लोग इसको अपना कर्तव्य मानते हुए इससे जुड़े। ज्यादा कुछ अपेक्षा की नहीं गई है, सिर्फ जुड़ना है और थोड़े से लोगों को जोड़ दो। 10 लोगों को भी अगर लोग जोड़ दें तो 100 करोड़ होते हुए कुछ भी समय नहीं लगने वाला। और जैसे ही 100 करोड़ होते हैं तो फिर सारे में तो को दिग्गज और राजनीति को सत्तारूढ़ और विपक्ष फलाना दिखाना कहते हैं, सब सरेंडर करना है, अपने आप कहने भाई अब कैसा क्या करना है कहते हैं तो ठीक है, नहीं 100 करोड़ होके काफी कुछ कर। अब सवाल ये उठता है कि मॉडल अच्छा है, हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है, भारत सरकार के ऊपर बोझ नहीं पड़ रहा है, भारत सरकार के दिमाग को और भारत सरकार के ब्यूरोक्रेट के दिमाग को भी तकलीफ नहीं दे रहे हैं, वैदिक ज्ञान का भी उपयोग हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हो रही है, विश्व गुरु भी हम बन रहे हैं। फिर हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो मॉडल बताया गया है हम कैसे जन जन तक पहुंचें, क्योंकि ना केवल राजनीतिक नेता जो आज जो है जाति के नेता बन गए हैं, जो संप्रदाय के नेता बन गए हैं, जो धर्म के नेता बन गए हैं, ये अपने लाभ के लिए बने हैं। जो ढेर सारे धार्मिक संस्थान हैं, 1-2 धार्मिक संस्थानों को छोड़कर सब अपने लाभ के लिए जी रहे हैं और इन्होंने करोड़ों की संपत्ति का अर्जन कर लिया है। तो ये लोग डरे हुए हैं कि कहीं उनका हाथ ना मरोड़ दिया जाए, लिहाजा ये कितने आगे आएंगे मुझे इसमें भी शंका है। लिहाजा अब सवाल आया है कि आम जनता को अपने हित में जागना होगा। यदि जिनको उन्होंने आज अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री बना के रखा है, यदि ये दुष्ट अपने लाभ के लिए अकेले जी रहे हैं और उनमें इतना गट्स नहीं है कि वो आपके लिए खड़े हो जाएं, तो राजनेता खड़ा नहीं हो रहा है समझ में आ रहा है, क्योंकि वो पार्टी विप से बना हुआ है। जो जातिगत, धर्मगत, संप्रदायगत और ढेर सारे जो है प्रोफेशनल्स के जो संगठन बने हुए हैं, बहुत सारे जो है जातियों के जो संगठन बने हैं, वो यदि खड़े नहीं हो रहे हैं तो हमें इन्हें एक्सपोज करना होगा। यदि किसानों की आमदनी 5 गुना हो सकती है, आपकी सभी समस्याएं विलोपित हो रही हैं, फिर भी जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, इनकी जो है ना इन्होंने संगठन बना के रखे हैं जिसमें 700-800 किसानों को जो है ना
अब तक जो उनकी मौत हो चुकी है, तो ये मौत जो है, ये जो संबंधित नेता हैं, ये अपने लाभ के लिए अपनी रोटी सेक रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं इन जातिगत, धर्मगत, संप्रदायगत और प्रोफेशनगत जो समूह बने हुए हैं, ये समूह भी अपने लाभ के लिए हैं। और चूंकि इन सभी ने धन अर्जन कर लिया है, लिहाजा वो विपरीत ढंग से प्रभावित ना हो, इसलिए वो इन राजनेताओं से भी डरे हुए हैं। आपको नहीं लगता है कि ये बात हम बड़ी आसानी से जनता तक पहुंचा सकते हैं? पहुंच भी रही है, बहुत आसानी से पहुंच भी रही है, लेकिन फिर भी सोए हुए हैं लोग, समझ में नहीं आता। तो आज अभी लगभग 1 घंटे का समय होने जा रहा है। मेरा सोचना है कि अब इस सेशन को यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, और मेरा ये भी सोचना है कि हम कल के सेशन में पूरी एनर्जी केवल एक चीज पर लगाएंगे कि हम लोगों तक कैसे पहुंचें, और उसको पहुंचने के लिए मैथिली शरण गुप्त नहीं जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त को यदि आमंत्रित किया जाएगा तो जाएंगे। तो इसके बारे में विस्तृत जो है चर्चा अपन कल करेंगे। यदि आप कुछ आम जनता को संदेश देना चाहते हैं तो उसके साथ मैं इस सेशन को समाप्त घोषित करना चाहूँगा। तो एक अंतिम अवसर मैं आपको दे रहा हूँ कि आप आम जनता का एक आह्वान कर लीजिए, और फिर जो है कल अपन इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला आह्वान तो क्राइम फ्री भारत मिशन के लगभग 14,000 सदस्यों से ही है। ये जो रोज सेशन रखा जा रहा है, इससे जुड़े, लाइव जुड़े, पैनल पर आए, और उसके बाद भी तरफ जनता के बीच ले जाए तो ये ज्यादा प्रभावकारी रहेगा। और बाकी करते हैं। बहुत सुंदर। तो आप सभी को प्रणाम करते हुए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल 9 बजे फिर जुड़ेंगे। आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आपको इस सेशन से जुड़ने के लिए कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, विजिट चैनल में अंदर घुसना है। तो सब्सक्रिप्शन के माध्यम से ऊपर पहले जो है क्राइम फ्री भारत जो आइकॉन आ रहा है उसको क्लिक कर दीजिए, विजिट चैनल में घुस जाइए। फिर आप चैनल के अंदर होंगे, उसमें एक लाइव टैब है, लाइव टैब को क्लिक करके आप जो है यूट्यूब पर जुड़ जाएंगे। और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में वो लिंक दी गई है जिसके माध्यम से राजेश बलैया जी जुड़े हुए हैं, और आप भी उसे क्लिक करके जुड़ पाएंगे। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जो लोग भी समय निकाल सकते हैं वो समय निकालें, वो कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखें और अपने प्रश्न पूछें। और यदि वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं और यदि वो पैनल पर आना चाहते हैं तो जस्ट इस लिंक को क्लिक करना है। हम उनको पैनल पर एडमिट करके उनके विचारों से अवगत हो सकेंगे, उनके सुझावों से अवगत हो सकेंगे, और इसका लाभ जो है क्राइम फ्री भारत को मिलेगा। और हम ज़्यादा सारगर तरीके से इस मॉडल को जन जन तक पहुंचा पाएंगे। और इसी के साथ जो है हम आपसे एक बार फिर से जो है प्रार्थना करते हुए विदा लेते हैं।